हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने आज सुबह सवाल जो दर्शकों से पूछा, जो हमारा पैटर्न है और जो हम तरीके से जिस पर हम डिबेट करते हैं, उसके बाद एक बहुत शानदार खबर आई। खबर क्या थी कि एलएसी पर मोदी के जाने से घुटनों पर चीन आ गया है। अजीत डोभाल फ्रंट सीट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और क्या खबर कि चीन पीछे हट गया है, 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। आज इसी पर सीधा सवाल और बहस फेज्ड वे में होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इसे कहा जा सकता है तनाव घटाने की, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आमने सामने की स्थिति बरकरार थी, कई मोर्चों के ऊपर यह स्थिति बरकरार थी रूबिका। लेकिन इसमें यह चीज समझने की है कि आखिर अचानक 60 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि चीन को यह कहना पड़ा। चीन जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स के बाद चीन जो है अपने सैनिकों को पीछे लेने पर राजी हो गया है। हुआ ये कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर एक मैसेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का मैसेज आया, चीन के सामने यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें, फ्रांस की रक्षा मंत्री का बयान आता है, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आता है, जापान की तरफ से बयान आता है, बहुत सारे बयान जो भारत के पक्ष में आए। भारत ने इस मामले में अपने जो अंतर्राष्ट्रीय अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे उनको भी एंगेज किया। तो कई स्तर के ऊपर जो प्रक्रिया हुई उसमें शायद चीन को यह लगा कि इस समय इस मोर्चे को गर्म करना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खूब लगा कि ये पुराना भारत है, शर्मीला भारत है, ये वो भारत है जिसको दबाया जा सकता है। चीन को ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चीन को ये समझ आ गया कि ये नया भारत है। ये वो भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन ये वो भारत भी है जो दुश्मनी भी बहुत ईमानदारी से निभाता है। जनरल जे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष है। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, अजय आलोक साहब जेडीयू के नेता हैं और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल चक्रवर्ती आफ्टर लॉन्ग टाइम टीएमसी समर्थक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैंने अपने रिपोर्टर से जब बातचीत की तो कहा कि बदले बदले सुर चीन के नजर आते हैं। खूब भापा होगा ना, चीन ने अंदाजा लगाने की कोशिश की होगी कि कहां दबाया जा सकता है, लेकिन ना हो पाया। जी, आप सही बोल रही हैं रूबिका जी। चीन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी कि इस माहौल का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर हम कोशिश करें जो उनको ऐसे जगह चाहिए जिनके ऊपर कब्जा करने से हमारी जो ये दौलत बेग ओल्दी को सड़क जो हमने बनाई इसके ऊपर वो इंटरडिक्शन कर सकें या इसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर सकें। लेकिन एक तो कोविड का मामला आ गया, उसके साथ साथ जी जिनपिंग का ये जो ग्रैंड डिजाइन था, उसका बड़ा महान रणनीति थी, वो विफल क्यों हुई? वो चारों तरफ से घिर गया है। उसको एक तरफ से अमेरिका की जो पैसिफिक ओशन की जो नेवी है उसकी फ्लीट आते हुए दिखी, उसको ताइवान का मामला है, उसको हांगकांग का प्रॉब्लम है, उसको और भी कई और अंदरूनी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो, और साथ के साथ पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई कि वो कोविड जो है उन्होंने वुहान से शुरू किया और पूरी दुनिया तो जनरल जे सिंह, मतलब कर रही है। हर लेवल पर हिंदुस्तान को सपोर्ट मिला और यही वजह है कि चीन को लगा कि अलग थलग पड़ चुके हैं और बेहतर है कि पीछे हट लिया जाए। मेरे साथ अभय दुबे जी भी है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट सर। जनरल सिंह, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। अभय जी, आपको ये बात अब तो इस पर यकीन हो गया होगा, चीन पीछे हटा नहीं है, उसे धकेला गया है। चीन हमारी जमीन में आया नहीं था, एलएसी के करीब था और उसको पीछे धकेल दिया गया है। रूबिका जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अगर उस समय भी 15 जून की रात को भी हमारे सैनिकों को ये इख्तियार होता कि वो अपने हथियार उठा सके, केंद्र की भाजपा की सरकार अनुमति देती तो परिदृश्य कुछ और होता। हमारी सेना तो सक्षम है रूबिका लियाकत जी,
मेरी सिर्फ शंका और आशंका ये है कि जो डोकलाम में हुआ है, जून से अगस्त तक 2017 में स्टैंड ऑफ था, स्टैंड ऑफ खत्म हुआ, ये कहा गया ऑफिशियली कि दोनों सेनाएं अपने अपने पर चली गई है। 5 मार्च 2018 को राज्यसभा का एक जवाब 2 लाइन का पढ़ना चाहता हूँ। ये पूछा गया उनसे कि वेदर इट इज फैक्ट दैट द सैटेलाइट इमेजेस हैव रिवील्ड दैट द चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड 7 हेलीपैड्स इन डोकलाम। निर्मला सीतारमण की जवाब देती है, post the disengagement from the face of it 2017, troops of both sides have revealed themselves। और फिर वो आखिरी में करती है कि in order People Liberation Army has undertaken construction of some infrastructure including sanitary posts, trenches and helipads। तो ये स्वीकारती है कि उस स्थान पर चाइना ने जो ट्राई जंक्शन था, उस स्थान पर उन्होंने हेलीपैड, ट्रेंचेस बना लिए हैं। हमारी आशंका इसीलिए है, क्यों प्रतिपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है कि ऐसा ना हो जिस दौलत बेग ओल्डी का जिक्र कर रहे हैं, 18 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 की तरफ वाई जंक्शन पर रास्ता जाता है, वहां तक वो अंदर घुसे हुए हैं। पेगोंग सो लेक के ऊपर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 आप अभी भी ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने बाकायदा एक सवाल का जवाब दिया है और उसमें ये कहा गया है कि पीएलए ने वहां पर हेलीपैड्स बना दिए हैं, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर कब्जा कर लिया है। इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। सुधांशु जी, क्या सच है क्या झूठ? देखिए, अभय द्विवेदी ने अभी जो बात कही वो तुरंत डोकलाम पे चले गए। इसका अर्थ हो गया कि वर्तमान में जो गलवान बैठकी प्रकरण कर रहा है, अब उनके कहने नहीं रहेगा। जहां तक सदन में बोला था और कितने नहीं बोला था कि हम तो मिले ही नहीं थे और बाद में डिनर करते फोटोएं आई थी। जहां तक अंदर आके हेलीपैड बनाने की बात है तो आपको याद होना चाहिए, यद्यपि वहां पर भी हम उनको वापस ले जाने में सफल हुए थे। 1987 में तवांग जिले में सामदुरंग क्यू वैली में 2300 किलोमीटर आके हेलीपैड बना दिया था राजीव जी के समय। हमने उस समय भी उनको पुश कर दिया था। तो कभी सवाल हो गया, कोई बयान याद नहीं स्टेट का भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का जो राज्य सरकार से सवाल उठाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज जब ये हकीकत सामने आई है, आपको ये समझना चाहिए कैसे आई है। देखिए, ये केवल उन नेताओं के द्वारा नहीं आई जिनकी बाल सुलभ उच्छृंखलता के कारण यह दिखाई पड़ता है कि रक्षा को लेकर बवाल काट रहे हैं, रक्षा की समिति में कभी जाते नहीं थे। परंतु ये इसलिए आई है कि आज की लड़ाई कई फ्रंट पे लड़ी जाती है, जिसमें डिप्लोमेटिक भी है और इकोनॉमिक और बिजनेस एस्पेक्ट भी है। जो भारत की सरकार ने उनके ऊपर कड़े आर्थिक निर्णय लिए थे, ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ था दुबई? क्योंकि हमारी जो सड़क बन रही थी दौलत बेग ओल्डी के पास, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली कराकोरम हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी और उसको लग रहा था कि किसी युद्ध की स्थिति में हम कभी भी उनका व्यापार का स्थल मार्ग बाधित कर सकते हैं। परंतु अब जब उनको लगा कि व्यापार तो अभी बाधित होता चला जा रहा है, तो उनको लगा आगे की बात तो सब देखी जाएगी, फिलहाल जो भावी इकोनॉमिक लॉस है उसको बचाने का प्रयास किया जाए। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक दृष्टि से चीन पूरी तरह अलग थलग हो गया था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके साथ था। फिर भी मैं कहना चाहूंगा रूबिका जी कि इस विषय पर चीन की जो फितरत है उसको ध्यान में रख के हम सिर्फ सतर्क आशा की बात कर सकते हैं, हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि समय समय पर उससे पैसे बदले। मैं 20 सेकंड में चाहती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं ये जो आपने सुनकर पढ़कर जो सवाल का जवाब बताया निर्मला सीतारमण की तरफ से, वो डोकलाम को लेकर था। इतना स्ट्रांग तो होमवर्क हो ही सकता है किसी प्रवक्ता का। नहीं, देखिए रूबिका लियाकत जी, मैं यही कह रहा हूं कि पर्दा डालने की कोशिश न की जाए। सच आए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को झूठ कह रहे थे कि ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि वो पीछे खसक गया, इसका आशय साफ है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने सच नहीं रखा था। अभय जी मुझे पता था, अभय जी मुझे पता था, और इसीलिए सुनिए अभय जी, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसीलिए बिल्कुल शुरुआत के सवाल में मैंने कह दिया था कि पीछे हटा है एलएसी के इलाके से। आपके मन को क्या ठंडक मिल जाएगी ये सुनकर कि चीन ने हमारे अंदर घुसपैठ कर दी है? कौन सी खुशी मिल जाएगी आपको, मुझे ये बताइए। आप सच में ये सुनना चाहते हैं? रूबिका लियाकत जी, मैं देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उसकी अखंडता। आपको कौन सच बताए तो आप मानेंगे, मुझे ये बताइए। चीन कह रहा है हम घुसे नहीं,
चीन कह रहा है हम आज घुसे नहीं, उसकी बात मान सुनिए लीजिए ना, रूबिका पीएम कह रहे हैं लिया चीन घुसा नहीं, आप नहीं मान रहे हैं। सेना प्रमुख कह रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। अजीत डोभाल की तरफ से आ जाए, आपको नहीं सुनना है। सर आप रूबिका किसकी लिया बात करती। मानेंगे, मुझे बस ये बता बहुत- दीजिए अभय जी, किसकी बहुत बात अच्छा मानेंगे प्रश्न आप? किया। देखिए, दो लोगों ने कहा कि हम नहीं घुसे, एक चीन ने, एक भारत के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन भारत के विदेश मंत्री 17 जून को जब चीन के विदेश मंत्री से बात करते हैं, आप अभी गूगल कीजिए, एमईए की साइट पे 17 जून का उनका स्टेटमेंट है। वो बात करते हुए कहते हैं कि चाइना ने एलएसी के भारत के हिस्से में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये विवाद का कारण है। मुझको 16 जून का वो स्टेटमेंट याद है एनईए के स्पोक्सपर्सन का, जिन्होंने ब्रीफिंग ली, आपके पत्रकार भी उसमें थे। उन्होंने कहा यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया चाइना ने, जो डिस्प्यूट का कारण है। तो मैं भारत के विदेश मंत्रालय का अधिकृत वक्तव्य नहीं जानूं। जो पीएमओ ने प्रधानमंत्री के बयान के बाद अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें से वो लाइन हटा दी प्रधानमंत्री जी की कि ना ही वहां कोई घुसा है ना मौजूद है। तो क्या उसको सच नहीं मानूं? प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर हमने आज ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एमईए की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, और सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। ठीक है अजय जी? ऐसा है रूबिका जी, पूरा देश, पूरा विश्व खुद चीन देख रहा है, खुद चीन कह रहा है, और पूरा देश मान भी रहा है कि आज भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और चीन अपने पोजीशन पे वापस बफर जोन क्रिएट करने को तैयार हो गया है कि बफर जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। देखिए, दो बातें रूबिका जी, आप बहस कर सकती हैं कि किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उस पर बहस नहीं करनी है, क्योंकि उस पर तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीतिक जीत की बात करनी होगी। तो अभी भी उसी बात पे गोएबल्स की तरह टिके हुए हैं कि एक झूठ को बार बार बोलो तो सच हो जाएगा। मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो, उनसे बहस नहीं की जाती है, उनको दवा की जरूरत होती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को दवा की जरूरत है, और ये दवा जल्दी मिलने वाली नहीं है। समस्या ये है क्योंकि ये जिस चीज पे घेरना चाहते हैं उस चीज पे हम लोग और अच्छे से काम करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो लड़ाई ही नहीं होती अगर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के कहां मान लेते तो। 8, 9, 10, 11, 12, 13 जिस तरह से जमीन देते रहे, डोकला में भी दे देते, लड़ाई नहीं होती। आज यहां पे लद्दाख में भी जमीन दे देते, लड़ाई नहीं होती। वो तो पहली बार जमीन देने पे तन के खड़े हुए हम, इसीलिए तो लड़ाई हुई। तन्ना तो आपको आता ही नहीं है। तो ठीक है, आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, आप अपनी डफली बजाइए, अपनी राग बजाइए, लेकिन पूरा देश आज देख रहा है कि चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया अपनी सीमा में, अपनी एलएसी से। एक बफर जोन क्रिएशन की सहमति हो गई है कि दोनों 1.5 किलोमीटर में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं इरेक्ट करेंगे। वो अपनी टेंट तोड़ रहा है, लेकिन आपको मानना नहीं। रूबिका जी, इतिहास साक्षी है। इन्होंने कहा कि तन के, हाँ हमारे सैनिकों का सीना है 56 इंच का, मगर अजय आलोक जी, उस दिन हृदय विदारक दृश्य था जब उन्हें एक कागज का अनुबंध सैनिकों को पकड़ाया कि हथियार नहीं उठा सकते। आप जानते हैं क्या सजा देती है मोदी सरकार मुखरता से आवाज उठाने वो अनुबंध भी आप ही ने लिखवाया था। सुनिए, आपके बीच नहीं बोला मैं, एक शब्द सुनिएगा। खंडूरी साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य थे, भाजपा के मूर्धन्य नेता, सबसे बड़े नेता। उन्होंने जब मोदी सरकार की पोल खोली कि प्रिपरेशन ऑफ आर्मामेंट्स और बजटरी प्रोविजन को लेकर, और ये कहा 68% उनके वेपन्स विंटेज कैटेगरी के हो गए, तो क्या किया जानते हैं? रातों रात खंडूरी साहब को उस पैनल में से हटा दिया, और उन्होंने कहा कि नो रिग्रेट, आई डिड बाय ड्यूटी। क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करके अच्छा किया आपने अभय जी, मुझे याद आ गया। नहीं, एक सेकंड, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करके आपने बढ़िया काम किया। ये राहुल गांधी भी तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, है कि नहीं है? डिफेंस को लेकर ही है ना? बस डिफेंस, हाँ डिफेंस है ना अभय जी? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मुरली मनोहर जोशी, बड़े याद आ रहे हैं आपको? कितनी दफा राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की है, मुझे ये बताइए। एक डेट बता दीजिए जब राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की और वहां जाकर ये बताया है कि हमें ये पॉलिसी डिसीजन करना चाहिए या हमें ये बदलाव करना चाहिए। ट्विटर है जरिया राहुल गांधी का देश बदलने का, या फिर वो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी? सुनेंगे आप राहुल गांधी जी का भाषण सुनिएगा 2019। अरे मुझे भाषण नहीं सुनना राहुल गांधी का,
मुझे आप बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी में डिफेंस की राहुल गांधी कितनी मर्तबा गए? अरे उस स्टैंडिंग कमेटी में पार्टिसिपेट करने से फायदा क्या जो उसके चेयरमैन को हटा दे? रूबी तो का ट्विटर से फायदा है के सामने अभय जी, ट्विटर से फायदा। मुरली मनोहर जोशी के स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करेंगे, आप मुरली मनोहर जोशी के उस स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के उस स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र नहीं करेंगे जिनमें उनका जाना नहीं होता है। रूबिका जितने ट्वीट किए हैं ना, उसमें से आधी मर्तबा भी अटेंड कर लिया होता उन्होंने, तो हमें सच में लगता है कि वो शोर नहीं कर रहे हैं, वो सच में सूरत बदलना चाहते हैं। 10 सेकंड जवाब सुन लीजिए। क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैंने कहा खंडूरी जी को हटा दिया। अरे जब एनवायरमेंट के क्राइसिस दिल्ली में थे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मीटिंग बुलाई, भाजपा का एक सांसद नहीं पहुंचा उसमें। आज जब चीन तो राहुल गांधी भाजपा के सांसदों को कॉपी कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की शहादत। अरे भाजपा के सांसद नहीं गए, राहुल गांधी को इससे क्या मतलब कि वो गए कि नहीं गए? आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी कॉपी करेंगे? क्यों करेंगे सर? इतनी बड़ी क्राइसिस में एक बार भी कमेटी की मीटिंग बुलाई भारत की सरकार ने? और तो बुला लेते। राहुल गांधी जी ने कहा, ठीक है अभय जी, ये सवाल आपका जायज है। सुधांशु जी, कितनी दफा मीटिंग बुला दी? मतलब जितनी दफा बुलाई उतनी दफा नहीं आए, लेकिन लेटेस्ट देखिए रूबिका जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद पार्लियामेंट सदस्य और मार्च के महीने में 5-6 मीटिंगें हुई। आज 12 तारीख को हुई। क्योंकि अभी पहली बार आया, मुझे तो पता, बाद में पता चला कि श्री राहुल गांधी जी भी इसके सदस्य हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो बजट एलोकेशन हुआ था उसमें आके अपना विषय रखा था और उस पर विचार विमर्श, सुधांशु जी उस पर विचार विमर्श करके कुछ नहीं सुन पाए। मुझे लगता है मुझे लगता है आपको रिपीट करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं सुन पाए आपकी बात, क्योंकि वो बीच में आवाज कट रही है। हाँ, आप कह रहे हैं आप खुद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ठीक है जी? मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद पार्लियामेंट की कमेटी ऑन डिफेंस का सदस्य हूँ, जिसकी आखिरी बैठक 12 मार्च को हुई। मार्च के महीने में 5 बैठक हुई और उन बैठकों में जो मैटर था वो ये था कि बजट सत्र हुआ था तो रक्षा के भिन्न भिन्न विभागों के बजट एलोकेशन के बारे में सारी बातों पर विचार हुआ और जो सुझाव थे उनको करना था। एक में भी राहुल गांधी जी नजर नहीं आए। अभी हमारे मित्र अभय दुबे जी कह रहे थे एक कमेटी में पर्यावरण आए, ये तो एक भी मीटिंग में नजर नहीं आया। उसके बाद जबरदस्त बवाल रखा, तो ये रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऑर्डर थमा, हमारे सेना के लोगों को ऑर्डर दोनों तरफ था, ऑर्डर था नरसिम्हा राव की साइंस, जिसमें कैबिनेट सिक्योरिटीज में। सुधांशु जी, मुझे लगता है मैं ऑडियो बहुत खराब है, नहीं सुन पा रही, मैं ठीक करवाती हूँ ऑडियो। उसके बाद अभय जी एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती भी यहाँ पर है ना सर, एक सेकंड, वो भी हमारे मेहमान हैं। जरा एक बार मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। राहुल जी, क्या आप अपने हमनाम के स्ट्रैटेजी पर उसे इंडोर्स करते हैं? राहुल गांधी जो अभी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि किसी भी कीमत पर लगातार अटैक करते रहना है सरकार को, डू यू अग्री विद दैट सर? देखिए, पहला बात तो यह है, अगर चीन पीछे हट रहा है तो हम लोग को खुशी होने की बात है। पहला बात तो यह है, जो हम लोग हर हाल में देश का साथ है, राष्ट्र का साथ है, फौजी का साथ है। मगर बात यह है, जो हम लोग सवाल भी कर सकता है, सवाल करने का पूरा हक हमारा है। प्रधानमंत्री ने जो हमारा 20 जवान ने या फौजी ने शहीद हो गया, आज हमारा ये चीज 2 महीने से चल रहा है। सुधांशु जी खुद ये बयान कर रहा था। आज ये हम लोग किया, भाई हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये संदेश भेज दिया। इसको पहले भी दे सकते थे हम लोग। 2 महीना से ये चल रहा है, तो ये मैं मान लू क्या इंटेलिजेंस फेल किया था? प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारा भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद बयान दिया, ना कुछ हुआ, ना कोई घुसपैठी हुआ, कुछ हुआ। तो कैसे ये शहीद हो गया? कैसे ये काम हुआ? सवाल तो ये उठेगा रूबिका जी, तो सवाल करने का पूरा हक हमारा है। आज जितना सारे बात हो रहा है उसमें डिप्लोमेसी छोड़िए, मगर एक सच बात हम लोग सबको जानने का अधिकार है, जो हुआ क्या था वहां पे, सही में क्या हुआ था। हम लोग फौजी का साथ है, राष्ट्र का साथ है, मगर ये जानने का पूरा अधिकार हमारा है। आज जो बात कर रहा है भाई डिप्लोमेसी का तर्क पे, जो यहाँ पे चीना पूरा एप्स को हटा दो, यहां से भगा दो, ठीक है। जो पटका या मोबाइल भी चाइनीज जो चीज हम लोग खरीदते हैं, कोई बाजार में जाके हम लोग चाइना में जाके खरीदते नहीं है।
हम लोग चाइना से जाकर खरीद कर नहीं ले आते हैं। तो यहाँ पे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बंद करने का। तो जो मेक इन इंडिया का बात हो रहा है, जो वैन दे रहा मेक इन इंडिया और पूरा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ये क्यों? तो इसको तो बदल होना चाहिए। हम लोग हर चीज में साथ है, हम लोग राष्ट्र का साथ है, प्रधानमंत्री का साथ है, सही बात है, मगर ये चीज दो तरह का बात, एक मेक इन इंडिया का बात, वहां पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो किसको ये बता रहे हैं? हम लोग आम को क्या जवाब देंगे? बात तो यही है रूबिका जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, कि मेक इन इंडिया कह रहे हैं, लेकिन मेड इन चाइना खरीदते खरीदते थक नहीं रहे। सुधांशु जी, अब रूबिका जी, तो ये किसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ममता बनर्जी ने खुद कही है भाई रेल वगैरह सब पे हर चीज में चाइना को बैन करना चाहिए। ओके, तो हम जो आम हैं वो तो चाइना में जाकर खरीदते नहीं है। चाइना का माल यहाँ आ रहा है, राहुल जी जवाब ले लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि सरकार ने वो सिर्फ 59 ऐप्स ही नहीं है जिसे बैन किया है, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो राहुल जी ने कंसर्न व्यक्त किया बिल्कुल सही बात है। इतनी सारी चीनी कंपनियां आई कैसे आई साहब, और कब आई? 2004 में जब वाजपेयी सरकार गई थी तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट $1.1 बिलियन था, और जब 2014 में मोदी सरकार आई तो $36.2 बिलियन था। जनाब 34 गुना वहां 10 साल में धड़ाधड़ 2007, 8, 9, 10 में चाइनीज कंपनियों को भारत में ठेके दिए गए। आने के बाद परिवर्तन तो तब आया है ना, हम आरसीईपी से बाहर आए तो आसियान देशों के रूप के थ्रू चाइना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। फिर हमने जैसे ही विवाद शुरू हुआ हमने उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोका। उसके बाद हमने उनका बीएसएनएल में टेंडर कैंसिल किया। उसके बाद हमने उनका रेलवे में टेंडर कैंसिल किया। उसके बाद हमने सारे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में टेंडर के कैंसिल किए। उसके बाद 59 ऐप रोके। 59 ऐप रोकने जानते क्या असर पड़ता है? सिर्फ ये नहीं कि टिकटॉक का 30% बिजनेस हमारे यहाँ से होता था। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी की जो एसेट वैल्यू है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी वो $100 बिलियन। लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 मरतबा चीन गए। वहां उन्होंने गुजरात में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चीन से करवाया। फिर जब वो पीएम थे तब 5 दफा चीन से के दौरे पर या चीन से मुलाकात उनकी हुई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने तो दरवाजे खोल दिए थे। आप कह रहे नहीं, चीनी सामान से लेकर चीनी इकोनॉमी जो है वो आपके टाइम पर खत्म हुई है। एक सेकंड रूबिका जी, ये हमारे मित्र लोग जो कह रहे हैं कितनी बचकानी बात कह रहे हैं। अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री सीधे ले सकता है क्या? यदि केंद्र का परमिशन नहीं होगा तो केंद्र ही तय करता है ना कि कौन से देश के द्वारा आप विनिवेश ले सकते हैं। जैसे अब हमने रोक दिया कि चाइना से कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता, तो राहुल चक्रवर्ती जी की सरकार लेके दिखा दे। इस प्रकार की बात यथार्थ परख करनी है। रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी पीएम बनने के बाद 5 बार चाइना गए। अरे भाई, यह भी सत्य बोलिए ना कि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए सिर्फ 1 बार गए, 4 बार कितने गए? G20 की समिट में, शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में, आसियान की बैठक में। ये तो वो राहुल चक्रवर्ती कुछ सवाल पूछना पा रहे हैं। हर साल सारे राष्ट्रीय अमेरिका जाते हैं, उसके बाद अमेरिका से कोई वार्ता करने थोड़ी जाते। राहुल जी सवाल पूछना चाहते मैं सुनिए, नोटबंदी का जमाने में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिसका जिक्र किया, वो पेटीएम किसका है? वो पेटीएम में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? चीनी का है। तो प्रधानमंत्री को तो अगर खुद प्रधानमंत्री उसका ये बन जाए, आपको उसको यूज करने के लिए कहे, तो ये क्या मैसेज जाता है? ये एम्बेसडर प्रधानमंत्री खुद है। पेटीएम के यूज किसने कहने बोला भाई? तो ये तो आपको प्रधानमंत्री इन्होंने कहा कि पेटीएम में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग चाइना का है। कितने % है बता सकते हैं? कितने % है पेटीएम? 32% है। 32% है। तो भाई साहब 51% के ऊपर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। 32%, समझे? और आगे कोई वो बढ़ा ना पाए, इसलिए रोक दिया गया। सुधांशु जी, इसीलिए तो रोक दिया गया है। और दूसरी बात वो पूछ रहे हैं, अरे भाई ये तो प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, और
मैंने 2004 से 14 बताया, तो आपकी पार्टी उस सरकार के साथ थी, मान लीजिए आपकी पार्टी यूपीए के साथ थी, चाइना को पत्र देकर राष्ट्रपति को समर्थन दिया था। जवाब तो आप दीजिए कि 24 गुना ट्रेड डेफिसिट कैसे पड़ा? मेरे की बात समझ में नहीं आ रही है। राहुल, अभय जी और राहुल जी, एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती एक सेकंड। अभय जी, आपको इस बात की खुशी है कि नहीं है कि चीन घुटनों पर आ गया है? चीन कह रहा है भाई चलो चलो डिसएंगेज करते हैं, खुशी है कि नहीं है अभय जी? रूबिका जी, मैं 10 सेकंड सिर्फ इस बात का जवाब दे दूं। एक तो हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं। अब वो डिफेंस के अगर मेंबर हैं तो सुनिए, सुनिए, एक मिनट रूबिका जी प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, उस रिपोर्ट को आपने देखा है जो टेबल हुई है, जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है? वो कहती है कैपिटल और रेवेन्यू प्रोजेक्शन आर्मी ने दिया है 2,02,587 करोड़ का, और अलोकेशन आपने दिया है 1,96,000 करोड़ का मात्र। नेवी ने 64,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन दिया, आपने अलोकेट 45,000 करोड़, बहुत कम बजट कर दिया। और दूसरी बड़ा खुलासा मैं करता हूं, इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो गुजराल साहब की थी, कॉमर्स की, वो क्या कह रही है कि मोदी सरकार ने भारत के बाजार को तबाह कर दिया। $30 बिलियन था ट्रेड डेफिसिट जब मोदी जी आए थे, आज $60 बिलियन कर दिया। मोदी सरकार ने एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं रूबिका जी, वो कह रहे फटाखा की इंडस्ट्री, जितना सीरियसली तो एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बढ़ा लिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को, उसकी कंक्लूजन को, उसकी फाइंडिंग को अभय दुबे आप ले रहे हैं, उतना सीरियसली राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं? राहुल गांधी को तो क्या सीरियसली लिया है सर? सीरियसली क्या होता है? मैं बता, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। अभय जी, आप ये कहें कि मैं सीधा सवाल के कार्यक्रम को बहुत सीरियसली लेता हूं, मुझे लगता है सीधा सवाल कार्यक्रम में बैठकर चीजों पर बहस हो सकती है और जनता को बहुत हद तक उसका असर देखने को मिलता है, ठीक है? और आप इसमें एक बार भी डिबेट करने ना आए और कह नहीं मैं तो सीधा सवाल जो है वो बड़ा सीरियसली लेता हूं। ये बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है। राहुल गांधी के स्टैंडिंग कमेटी को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं, लेकिन उसका मेंबर हूं, मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ट्वीट करना अच्छा लगता है, मैं तो 10-10 ट्वीट करूंगा एक दिन में। जिस दिन रूबिका लियाकत जी मुझे सच बोलने पर इस डिबेट से उठाकर बाहर कर देंगी, उस दिन से आना बंद कर दूंगा रूबिका लियाकत जी। यही हुआ है। अरे आप नहीं, सच बोला। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता था? बताइए ना, कोई नहीं सुनता था स्टैंडिंग कमेटी में? लिसन अभय जी, मेरी बात सुनिए। अभय जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि सीधा सवाल में जिस दिन आपको सच बोलने से कोई रोकेगा, आप अगले दिन आना बंद कर देंगे। मुझे ये बताइए कि उस स्टैंडिंग कमेटी में राहुल गांधी पहले दिन गए क्या? कि उनको किसी ने नहीं सुना? गए पहले दिन? उन्होंने पहले से सोच लिया कि मुझे कोई नहीं सुनेगा? राहुल गांधी जी को सुनिए, उन्होंने कहा है खंडूरी साहब के लिए खड़े होकर के कि मोदी सरकार ने इतना दुर्व्यवहार खंडूरी जी के साथ किया। क्यों? क्योंकि रक्षा के मामलों में खंडूरी साहब जी ने, खंडूरी जी तो संसद सदस्य आईना बिठा की बात। खंडूरी जी साहब खुद कहते हैं कि मैं एक सैनिक हूं, मैं आदेश का पालन करूंगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर ऐसी स्टैंडिंग कमेटी का फायदा क्या? मैंने तो अभी पूछा सुधांशु त्रिवेदी जी से, आप आवाज उठाएंगे? आपके खंडूरी साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं सर। तो एलएसी पर मोदी और घुटनों पर चीन, इसी पर बहस हो रही है, क्योंकि आज खबर ये आई है कि वहां जहां स्टैंड ऑफ था वहां से पीछे हट गई है। डिसएंगेज, डी एस्केलेट, ये 2 शब्द हैं। अभी मेरे साथ जनरल जे सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे जी हैं, अजय आलोक हैं और राहुल चक्रवर्ती हैं। जनरल सिंह, बार बार विपक्ष की तरफ से, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है, और मैं चाहती हूं कि आज आप एकदम 2 टूक बता दीजिए कि चीन हमारे सीमा में घुस आया था क्या सर? और अगर नहीं घुसा था तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि पीछे धकेला? कहां से धकेल दिया फिर? रूबिका जी, आपको मैं साफ करना चाहता हूं कि अब तो पूरे हिंदुस्तान ने सब चैनल्स के थ्रू, खासतौर पे आपके चैनल के सैटेलाइट पिक्चर से देख लिया कि वो जमीन कैसी है, वो सरहद कैसी है,
वहां पे कैसी पहाड़ियां हैं और वैसे कैसी चट्टानें हैं, कैसी नदियां हैं। अब उसमें एक लाइन खींची गई है मैप के ऊपर और वो लाइन LAC है। वो दोनों तरफों ने एक दूसरे की राय लेके नहीं खींची, एक ने अपने तरफ से खींची, दूसरे ने दूसरे की तरफ अपनी तरफ से खींची, यूनिलैटरल। और अब जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें कहा गया है कि हम यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेंगे, अपनी तरफ से एक तरफा एक्शन कोई नहीं लेगा। अब ऑपोजिशन को मैं बताना चाहता हूं कि ये जब परसेप्शन का डिफरेंस है उसमें एक आधा किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, और वो सोचते हैं वो अपनी सरहद में है, हम सोचते हैं कि हम अपनी सरहद में हैं, तो इसलिए दोनों तरफ कई जगह पर हम आगे हैं। तो उसका मतलब हमें खुशी मनाना चाहिए कि हम आगे हैं। तो ये LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये जमीन पे मार्क नहीं है। आपने कहीं देखी है कहीं पे कोई टेप लगा है या कोई और मार्क है या निशानदेह है? तो इसलिए सबको समझना चाहिए। दूसरी बात बताना चाहता हूँ मैं क्या करूंगी, जनरल सिंह ने जो अभी बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि आप किसी और को तो नहीं समझेंगे, मानेंगे भी नहीं, तो मैं जनरल सिंह ने जो बात अभी समझाई है मैं उसे क्लिप करती हूँ, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ और उसके बाद आप दोबारा से सुनिएगा कि शायद अब आपको यकीन आ जाए। नहीं तो फिर अगली बार वापस आपसे मुलाकात हो जाएगी।